हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ जो है शुरू कर रहे हैं आज से। पॉलिटी सब्जेक्ट की हिस्ट्री की हमने 3 क्लास करी हैं, तुम लोग जाके उसे देख सकते हो। आज पॉलिटी की फ़र्स्ट क्लास होगी जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, नथिंग मच। प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हें डिटेल मिल जाएगी वीडियो में कि अगर तुम्हें जो भी पूछना पाछना है वो तुम पूछ सकते हो। ठीक, ऐसे ही खुश हो जाओगे आज की क्लास करने के बाद। और अगर क्लास तुम्हें पसंद आए तो मेक श्योर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों को भी बताओ चैनल के बारे में भाई। हाँ, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या है? द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 फॉर विच स्पेसिफिक पर्पस। तो किस पर्पस के लिए जो है आर्टिकल 32 के में जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है उसमें रिट्स जो है इशू करी जा सकती हैं। तो वो होती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स को। क्या किस लिए करी जा सकती है? हमारे फंडामेंटल जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। और रिट्स हमारी होती कितनी है? टोटल 5 रिट्स होती हैं, वो तुम लोग बताना। हैबियस कॉर्पस से मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, जैसे हैबियस कॉर्पस है, प्रोहिबिशन, सेंट्योरी, क्यू वारंटो, 4 बता दी, एक तुम लोग बता देना मेरे को कमेंट में। ऐसे ही आर्टिकल 32 के अंदर जो है ये रिट्स आती हैं। आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? आर्टिकल 32 को, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी कहा जाता है, उसको सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? इसे कहा था बाबा साहेब अम्बेडकर ने। बाबा साहेब ने कहा था, अम्बेडकर जी ने, सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को। और हमारे फंडामेंटल राइट्स देख लो। अब इसमें पार्ट 3 में 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहले अधिकार हमें क्या चाहिए होता है इस जीवन में? बराबरी का, तो वो इक्वलिटी का है आर्टिकल 14 से 18 के तहत। मैं तुम्हें ट्रिक के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हमें इक्वलिटी मिल गई, बराबरी मिल गई। उसके बाद हम क्या चाहेंगे? आज़ादी। तो हमें आ जाता है अगला अधिकार 19 से 22 तक फ्रीडम का। और जब फ्रीडम मिल जाती है तो कई जगह हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण किया जाता है, तो वो आ जाता है अनुच्छेद 23 से 24 में। फ्रीडम के बाद एक्सप्लॉइटेशन हो गया, इक्वलिटी हो गई, फ्रीडम हो गया। तो अब हमें क्या करना? अगला काम हमारा लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है? रिलीजन चुनना। कि हमें कोई भी रिलीजन हम चुन सकते हैं, उसके लिए हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता कि हमें यही रिलीजन चुनना है या ये चुनना है, XYZ। ये आ जाता है अनुच्छेद 25 से 28 के अंदर। जब रिलीजन चुन लिया उसके बाद हमारे देश में क्या इंपॉर्टेंट लगा लोगों को? एजुकेशन। तो ये आर्टिकल 29 से 30 के अंदर कल्चर और एजुकेशनल राइट्स आ जाते हैं। ये आ जाता है फिर लास्ट आर्टिकल तुम्हारा अनुच्छेद 32, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहा जाता है। इसके अंदर रिट्स मिलती हैं तुम्हें, जो रिट्स को हम जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जाके हम बता सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है या हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीनने का प्रयत्न किया गया है। अनुच्छेद 32 के अंदर आता है। इसी को जो है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इन फेडरल डिस्प्यूट्स वर्सेज इट्स रिट ज्यूरिडिक्शन। तो क्या है? फेडरल डिस्प्यूट जो ज्यूरिडिक्शन है वो एडवाइजरी है और रिट्स ज्यूरिडिक्शन जो है वो बाइंडिंग है। अगर किसी को समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन हिंदी में देखे। जैसे संघीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार और रिट क्षेत्राधिकार के बीच का मुख्य अंतर क्या है? तो संघीय विवाद जो क्षेत्राधिकार है ये सलाहकार है, और जबकि जो रिट क्षेत्राधिकार है ये बाध्यकारी है। क्या है? बाध्यकारी है। एक जो है तुम्हारा एडवाइजरी है तो दूसरा कैसी है? बाइंडिंग है। एक जो है तुम्हारा सलाहकार है तो दूसरा बाध्यकारी है। इसके बारे में जान लो थोड़ा। मूल क्षेत्राधिकार, संघीय विवाद क्षेत्राधिकार, इसका अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय कुछ विवादों जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवाद की सुनवाई करने वाला पहला न्यायालय है। इन विवादों की सुनवाई निचली अदालत द्वारा नहीं की जा सकती। इन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में लाया जाना चाहिए। ऐसे ही रिट क्षेत्राधिकार में क्या आ जाता है? इसमें तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट जो है हम लोग जारी करते हैं। 5 रिट हमने देखी थी अभी।
ऐसे ही 226 के तहत हम जो है इसमें उच्च न्यायालय जा सकते हैं रिट्स के लिए ही, जो हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सेंट्यूरोरी, ये सब रिट्स हैं हमारी, इन सब के लिए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारा, हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम्ड चार्ज ऑफ CGI इन नवंबर 2024। तो किसने CGI का चार्ज लिया है? वो लिया है के संजय मूर्ति जी ने। किसने? के संजय मूर्ति जी ने जो है CGI की पोस्ट पे जो है चार्ज लिया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट प्राइमरली हैंडल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के रिलेटेड डिस्प्यूट्स, जो भी भेदभाव या लड़ाई झगड़े आपस में पटीदारी में होती है लड़ाई, वो सब जो है कौन देखता है? तो ये तुम्हारा सिविल कोर्ट देखता है, क्रिमिनल कोर्ट नहीं देखेगा, वो तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग देखेगा। रेवेन्यू आ गया, मतलब कि फाइनेंस से रिलेटेड। फैमिली कोर्ट में वो होता है तुम्हारा क्या, डिवोर्स वगैरह और ये वो फलाना ढिमका, ये सब चलता है उसके अंदर। तो तुम्हारा सिविल कोर्ट इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो सिविल कोर्ट क्या होता है, ये एक प्राइमरी टाइप ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट है दैट हैंडल द डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ओनरशिप, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट और दूसरे जो सिविल मैटर्स होते हैं उनको। दे डील विद केसेस सच एज डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, इनहेरिटेंस एंड कंपेंसेशन। हिंदी वाले देखें, सिविल कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय का एक प्रमुख प्रकार है जो संपत्ति के स्वामित्व, संविधात्मक समझौता और अन्य दीवानी मामलों से संबंधित विवादों को निपटाते हैं। यह न्यायालय भूमि और संपत्ति के स्वामित्व, अनुबंधों, उत्तराधिकारियों और मुआवजों से संबंधित विवाद जैसे मामलों को निपटारा करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, व्हाट हैपन इफ एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली बिकम अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। क्या होगा अगर कोई इंडियन सिटीजन भारत की नागरिकता छोड़ के किसी और देश की नागरिकता अपना लेता है? तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो तुरंत ही चली जाएगी, क्योंकि हमारे देश में डुअल सिटीजनशिप का कोई भी चाल चलन या कोई भी संविधान में नहीं है। डुअल सिटीजनशिप US वगैरह में चलती है, कनाडा में भी सिंगल सिटीजनशिप है। US में क्या है, जिस स्टेट में तुम रह रहे हो वहाँ की सिटीजनशिप तुम्हारे पास होगी और पूरे US की एक सिटीजनशिप होगी, तो तुम्हारे पास डुअल सिटीजनशिप उस तरह से होगी। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत इफ़ एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, their Indian citizenship is automatically terminated. This is not a matter of government approval or dual citizenship scenario in most cases. ये अधिनियम भारतीय नागरिकों के समतुल्यकरण, संपत्ति और अनुपूरक प्रावधानों को नियंत्रित करता है। यह जन्म, सभ्य पंजीकरण, राष्ट्रीयकरण और क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके प्रदान करता है। यह विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट परिस्थितियों में नागरिकता की समाप्ति और वंचित करने का अधिकार भी जो है वो निर्धारित करता है। ऐसे ही एक तुम्हारा एक OCD कार्ड दिया जाता है। ये तुम्हारे अभी क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने लिख लिया है इसको। OCI कार्ड क्या होता है? इसमें जो है तुम्हें भारत की नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड तुम्हें इशू होगा जिसके तहत तुम अनिश्चित काल तक भारत में रहने, आने जाने और काम करने की तुम्हें अनुमति मिल जाएगी। यह भारतीय नागरिकता के समकक्ष नहीं है। ये OCI कार्ड धारक भारत में ना ही मतदान कर सकते हैं, ना ही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना कोई सरकारी पद संभाल सकते हैं, ना कृषि के लिए भूमि खरीद सकते हैं। बस यहाँ पे जो है ये जॉब कर सकते हैं। ये योजना जो है भारत और उसके प्रवासी समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए 2005 में लाई गई थी। ऐसे ही तुम्हारी दोहरी नागरिकता देखो क्या होता है। उस स्थिति को कहते हैं जहां कोई व्यक्ति एक साथ दो देशों का कानूनी नागरिक होता है। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। इसके बजाय भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए एक विकल्प के रूप में तुम्हारा भी मैंने जो बता दिया OCI कार्ड जो है ये प्रदान किया जाता है। संपूर्ण प्रमाण पत्र क्या है? विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले जो भारतीय नागरिक हैं उनको अपने भारतीय पासपोर्ट के लिए संपूर्ण प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त करना होगा। यह प्रमाण पत्र वाणिज्य दूतावास, मतलब कि जो भी हमारा वाणिज्य दूतावास सेवाओं का लाभ उठाने और OCI कार्ड के लिए आवेदन के लिए जो है ये आवश्यक होता है। विच शेड्यूल अलाउज
फॉर द क्रिएशन ऑफ विलेज काउंसिल और कोर्ट फॉर द ट्राइबल केसेस। तो कौन सा शेड्यूल है? ये तुम्हारा 6th शेड्यूल के अंदर आता है। ये जो है भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करता है। ये जो है एडीसी के बारे में अभी हम लोग आगे जानेंगे। ये स्वतः जिला परिषद की स्थापना जो है प्रावधान करती है, जिन्हें जनजातीय क्षेत्रों में कानून बनाने, प्रशासन के कुछ पहलुओं और नियंत्रण करने का जो है अधिकार है। इसका तुम लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आराम से स्क्रीनशॉट लो और आराम से बाद में इसको जो है पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें कॉपी में लिखने की नीड है इसकी। स्क्रीनशॉट लेके स्मार्ट स्टडी करो, टाइम ज़्यादा नहीं है तुम्हारे पास, ठीक। ऐसे ही देख लो तुम्हारा ये क्या होता है, एडीसी क्या होता है। आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातीय अधिकार की रक्षा के लिए 6ठी अनुसूची के तहत एडीसी का गठन किया जाता है, इन्हें जो है भूमि, वन, जल, रीति रिवाज और उत्तराधिकार जैसे मामलों पर कानून बनाने का जो है अधिकार है। एडीसी के संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य जो है इसमें होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑथोराइज द गवर्नर जनरल टू ओवरराइड हिज काउंसिल इन मैटर अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्परर इन इंडिया। तो कौन सा एक्ट था? वो था तुम्हारा चार्टर्ड एक्ट 1793। कौन सा? चार्टर्ड एक्ट 1793। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन explicitly declares law violation fundamental right as a void। तो कौन सा आर्टिकल करता है? वो आर्टिकल है तुम्हारा 13। तुम्हें दिख ही गया होगा, अनुच्छेद 13 के तहत। दिस आर्टिकल इंश्योर दैट फंडामेंटल राइट इनराइज्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से कहाँ तक है? पार्ट 3 में 12 से 35 तक। रिमेन सुप्रीम प्रोटेक्टेड from legislative infringement. It provide for judicial review, empowering court to strike down law that violate the fundamental rights. Article 13 classifies law into 2 categories: pre-constitutional law and post-constitutional law. And the judicial play a crucial role in interpreting the Article 13 to ensure that the protection of fundamental right, making it cornerstone of India's constitutional framework. Which constitution has been established by the 74th Constitutional Amendment Act 1992 to conduct municipal election in each state? तो वो था तुम्हारा स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो है इस्टेब्लिश किया गया था 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत कंडक्ट कराने के लिए म्यूनिसिपल इलेक्शन हर एक राज्य में। राज्य चुनाव आयोग को नगर पालिका और स्थायी निकाय चुनावों की संपूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार है। इस संशोधन में संविधान के भाग 9A जोड़ा, जो विशेष रूप से नगर पालिका और शहरी स्थायी शासन से संबंधित है। राज्य चुनाव आयोग भारत में चुनाव आयोग से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ऐसे ही 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 1992 में हुआ था। यह अधिनियम, इसका उद्देश्य है भारत में शहरी स्थायी शासन को सुदृढ़ करना। और इसे 3 प्रकार की नगर पालिका की शुरुआत हुई: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। इनसे जो है नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे उनकी स्थापना और स्वशासन की इकाई के रूप में जो है कार्य सुनिश्चित हुआ। ऐसे ही तुम्हारी राज्य चुनाव आयोग क्या है? ये अनुच्छेद 243 के तहत जो है स्थापित हुई थी। आयोग का नेतृत्व राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त करता है। इसकी स्वतंत्रता इसके कार्यकाल के संवैधानिक संरक्षण द्वारा सुनिश्चित होती है। अंडर द 5th शेड्यूल, द गवर्नर्स रेगुलेशन इन शेड्यूल्ड एरियाज कैन प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या होता है? वो रिस्ट्रिक्ट करता है लैंड ट्रांसफ़र। 5th शेड्यूल के अंदर लैंड ट्रांसफ़र को जो है रिस्ट्रिक्ट करता है। The 5th schedule of Indian Constitution provide special administration provision for scheduled areas primarily to protect the right of the tribal communities. The governor of state with scheduled areas is empowered to make regulation, prohibit
and restrict the transfer of land among the members of the scheduled tribes. अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वक्फ बोर्ड के एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन आए थे वक्फ बोर्ड के ऊपर। पहला है वक्फ अमेंडमेंट 2025, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है एनटीपीसी वाले में। और एक जो है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इंट्रोड्यूस्ड विच सिग्निफिकेंट चार्ज टू द कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड, तो इसमें इंक्लूजन हुआ है नॉन मुस्लिम मेंबर्स का। देखो ये इंग्लिश वालों के लिए मैंने ये लिख दिया है और ये हिंदी वालों के लिए लिख दिया है कि वक्फ क्या है। वक्फ ये क्या है, किसी मुस्लिम द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए चल अचल संपत्ति का स्थानीय समर्पण है। ये क्या है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय मुस्लिम फॉर रिलीजियन एंड पियर्स एंड चैरिटेबल पर्पस। वंस डिक्लेयर, अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया क्या कि वो ज़मीन वक्फ की है तो प्रॉपर्टी को ना बेचा जा सकता है, ना ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ना ही आगे अगली पीढ़ी में दिया जा सकता है। वक्फ आर गवर्नड अंडर द वक्फ एक्ट 1995 विच वॉज लेटर अमेंडेड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। इसका हिंदी भी मैंने अगली पेज पे दे रखा है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो स्क्रीनशॉट इसका अभी। अब इस पे आ जाओ वापस। अमेंडमेंट टू वक्फ लेजिस्लेचर, recent amendment have focused on digitalization of record, streaming audits, empowering board to take strict actions against the encroachment. Waqf Amendment 2025 introduced a historic change by allowing the inclusion of non-Muslim members in Waqf Board. This amendment aimed to promote inclusivity and transparency in the functioning of Waqf Board, which traditionally consists only of Muslim members. Non-Muslim members are expected to contribute better accountability and broader representation with the Waqf Board. अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट कब पास हुआ था, तो ये हुआ था 1993 में पास हुआ था। ह्यूमन राइट्स के बारे में जान लो तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। एंड द कमीशन इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। ऐसे ही तुम्हारा स्टेट ह्यूमन राइट्स आ जाता है। ईच स्टेट इन इंडिया कैन एस्टेब्लिश इट्स ओन ह्यूमन राइट्स कमीशन अंडर दिस एक्ट एंड दिस बॉडी एड्रेस ह्यूमन राइट्स इशू स्पेसिफिकली टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अगला है विच क्रिटिसिज्म हाईलाइटेड द पार्लियामेंट सिस्टम डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो वो कौन सा है, वो है तुम्हारा कैबिनेट साइमल्टेनियसली लीड द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड क्रिएटिंग फ्यूजन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, इसमें जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी इन सबको जो है डिवाइड कर दिया गया है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अनुसार। इंश्योर नो सिंगल ब्रांच एक्सरसाइज कंप्लीट control and promote the check and balances. The concept was popularized by the Montesquieu in his work The Spirit of Laws के अंदर से लिया गया है ये। What happen when an Indian citizen renounces their citizenship? क्या होता है जब कोई इंडियन सिटीजन अपनी भारत की नागरिकता छोड़ता है, तो वो भारत री अनाउंस करता है अपने सिटीजनशिप को, तो दे लूज देयर इंडियन सिटीजनशिप। ऑब्वियस सी बात है। तो सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 में आया था, इसमें क्या होता है, एक्वाइजिशन, टर्मिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। इट प्रोवाइडेड फॉर द सिटीजनशिप 5 तरीके से, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। 5 तरीके से जो है भारत की नागरिकता मिल सकती है। या तो आप भारत में पैदा हुए हो, या पूर्वज भारतीय हो रजिस्ट्रेशन के द्वारा, नेचुरलाइजेशन से, या किसी टेरिटरी को भारत ने अपने कब्जे में किया तो वहाँ के जितने लोग हैं वो सब भी भारतीय माने जाएंगे। सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट डील विद द वॉलंटरी रिनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI
ऑल्थो इंडिया डज नॉट परमिट डुअल सिटीजनशिप, इंडिया परमिट नहीं करता है। इट ऑफर OCI कार्ड्स, जो मैंने पहले बताया था कि वो यहाँ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कहीं सरकारी पद पे नहीं जा सकते, कृषि के लिए ज़मीन नहीं ले सकते, सिर्फ काम करने के लिए यहाँ आ सकते हैं अनलिमिटेड टाइम तक। वो उनके पास बस OCI कार्ड होना चाहिए। What power were reinstated to the states by 105th Constitutional Amendment Act? तो क्या था वो? Power to identify socially and educationally backward classes, SEPCs, including other backward classes, OBC। इसमें 105वें संविधान संशोधन 2021 ने अन्य पिछड़े वर्ग OBC सहित सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग SEBCS की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल कर दिया। आर्टिकल 31B वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट विच टाइप ऑफ लॉ फ्रॉम कोर्ट चेंजेस। तो क्या प्रोटेक्ट करने के लिए था? वो था लैंड रिफॉर्म्स लॉ। कौन से लॉ? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज के लिए था। एक क्वेश्चन बचा है बस तुम्हारा अब। द प्राइमरी पर्पज ऑफ आर्टिकल 31 वॉज टू सेफगार्ड द लैंड रिफॉर्म्स लॉ from being challenged in court on the ground of violation of fundamental rights. Law listed under the 9th schedule of Constitution are protected by Article 31B. This provision was critically for implementing agrarian reforms and redistribution land to reduce the inequalities in rural Indias. It was aimed at addressing the socio-economic disparities and promoting the equality landowner among citizens, especially marginalized communities. आज का लास्ट क्वेश्चन है, with what happen if a law is declared unconstitutional? तो वो जो होता है वो नल और void हो जाता है उसके अंदर अगर कोई भी जुडिशियल रिव्यू दिया गया है। अगर कोई लॉ डिक्लेयर होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो उसके जुडिशियल रिव्यू जो भी दिए गए हैं उसके अंदर वो सब जो है नल और वाइड हो जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको तुम लोग गूगल लेंस पे से स्कैन करोगे तो टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, वहाँ से तुम लोग इसकी PDF वगैरह ले सकते हो। अगर तुमने अभी तक वीडियो एंड तक देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बाकी लोगों से एक स्टेप आगे बढ़े हो। तो एक और स्टेप आगे बढ़ो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा दो, फेसबुक स्टेटस लगा दो, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो गाइस। आई नीड योर हेल्प एंड यू नीड माई। द लॉ इज़ कंसिडर्ड नल एंड वॉइड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनएक्टमेंट अंडर द कोर्ट स्पेसिफिक अदरवाइज। दिस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ अ की फीचर टू डेमोक्राइज like India, US, ensuring the protection of fundamental right and constitutional integrity. अब judicial review क्या होता है? It is a power of judiciary to examine the constitutionality of legislative and executive actions. Judicial review ensures no law government action violates the constitution. In India, this power is derived from Article 13, 32 and 226 of the Constitution. Unconstitutional law. A law is termed unconstitutional when it contravenes the provision of the Constitution, particularly fundamental rights. Such law cannot be enforced and lose their legal validity. इसको हिंदी में भी दे रखा है मैंने, हिंदी में भी देख लो। जैसे कानून को उसके अधिनियमों की तिथि से अमान्य माना जाता है जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देशित ना करे। ऐसे ही न्यायिक समीक्षा की यह शक्ति भारत और अमेरिका जैसे लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है जो मौलिक अधिकारों और संवैधानिक अखंडता की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू विधायी और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिक जांच करना नगरपालिका की शक्ति है। न्यायिक समीक्षा का यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून या सरकारी कार्रवाई संविधान का उल्लंघन ना करे। भारत में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 से प्राप्त होती है। किस कानून
असंवैधानिक कानून क्या है? किसी कानून को असंवैधानिक तब कहा जाता है जब वह संविधान के प्रावधान विशेषकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ऐसे कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता, वह अपनी कानूनी वैधता खो देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारी हो जाती है क्लास का डी एंड। कितने मिनट की क्लास हुई है? ऑलमोस्ट 25 मिनट्स की क्लास हो गई है। अगर तुमने वीडियो एंड तक देखी है तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। रेटिंग देना मत भूलना क्लास को कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हम आगे इम्प्रूव कर सके। क्या गड़बड़ हो रही है वो पता चले। कुछ पता नहीं चल रहा है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या चेंजेस करूँ अपने वीडियो में। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो भाई यार, कमेंट कर दिया करो। फ्री है कमेंट करना बाबा, कहाँ है परेशान कर रहे हो इतना बे। कमेंट वो कर देबो तो हर का घिस जाए, जमीन वा चली जाए कि का चली जाए। एगो कमेंट ना कर सकेला। अभी कोनो लड़की नाचत रहती तो भर भर के कमेंट करवा तू। अभी तो कैसे तोहरा से कमेंट ना हुई। ऑर्केस्ट्रा में बाबू दौड़ दौड़ के 10 का नोट उड़ाई बा, लेकिन यहाँ तो से लाइक ना हुई, सब्सक्राइब ना हुई। बढ़िया बा, निके करा ताड़ा करा। अगला क्वेश्चन भी तुम्हारे अगली क्लास के लिए मैंने देखो सब ये बना के रख रखा है। कल करेंगे इस क्लास को, अगली जब भी आएगी। ये क्लास अभी जो मैंने रिकॉर्ड करी है ये तुम्हें मिल जाएगी थोड़ी देर में, या मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा मैं इसे। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, मौज करो। एग्ज़ाम पास है, टेंशन मत लो। डिप्रेशन टीचरों को दो, तुम मत लो।